प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 नई समस्याएं भाग 5 पढ़ेंगे। 4 के माध्यम से हमने राजा रणजीत सिंह के विषय में जाना कि उनका साम्राज्य पंजाब में था, लेकिन बाद में कश्मीर के सरहदी सूबों तक फैल गया था। ठीक है, वो बहुत ही दयालु राजा थे और उन्हें खून खराबा पसंद नहीं था सिवाय युद्ध के। तो आइए बच्चों, अब इससे आगे की जानकारी ले लेते हैं। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वहाँ इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वहाँ बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के 2 रूप। बच्चों, अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाएं, कल कारखाने मतलब मशीनों के कारखाने, या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे। घुसपैठ होता है बच्चों चोरी छिपे आना जाना, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। एडम स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा था।
इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। इसके बाद हैम्पडेन और क्रॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन के करके निकले। ढरकी होता है बच्चों बाने का सूत फेंकने का, जुलाहे का एक औजार। जुलाहा कपड़े बुनने वाले को कहा जाता है बच्चों। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था। प्रतिक्रिया होती है बच्चों सवाल जवाब करने वाला। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो सकता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था। अनछुआ मतलब जिसे छुआ ना हो, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। स्मृतियां मतलब यादें। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। बच्चों, यहाँ जो लेखक ब्रिटेन ने भारत में यहाँ बहुत भारी बोझ उठाने की बात जो कर रहे हैं, यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं बच्चों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक जो बात जैसा हम कह रहे हैं उसका वही अर्थ निकले वो अभिधा शब्द शक्ति, और जिसका दूसरा अर्थ निकले अर्थात लक्ष्यार्थ वो लक्षणा शब्द शक्ति, और जिसका व्यंग्यार्थ हो अर्थात तीसरा ही कोई अर्थ निकले वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है बच्चों। इस वाक्य में लेखक ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है बच्चों। ये था पाठ का 5वां और अंतिम भाग। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि राजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ खोल रखी थी। तो बच्चों, आपने जाना कि जयसिंहपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई थी। वेधशाला क्या होता है? खगोल शास्त्र की प्रयोगशालाएं। ठीक है। अब गृह कार्य में आपको पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है और उसके पश्चात पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटना है। साथ ही ये भी लिखना है कि राजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ
बनाई थी। इसी के साथ धन्यवाद।